तो साल 2024 में मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिली, तो कई ऐसे अपराध भी हुए जिसने देश के दिल मध्य प्रदेश पर गहरे जख्म भी दिए। आज बीते साल 2024 की कुछ घटनाओं से आपको एक बार फिर से रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश के लिए साल 2024 कैसा रहा। मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में खास रहा, तो दूसरी ओर कई बड़ी वारदातों ने लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं 2024 में मध्य प्रदेश को क्या कुछ सौगातें मिली और कौन सी वो खबरें रहीं जिन्होंने लोगों को हैरान किया। इंदौर को स्वच्छता सम्मान। साल 2024 की शुरुआत में ही इंदौर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया था। साल 2024 में भी स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे इंदौर के पक्ष में ही रहे। इंदौर को एक बार फिर से स्वच्छ शहर के अवार्ड से नवाजा गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इंदौर नगर निगम की, जो दिन रात 24 घंटे मेहनत में जुटा रहता है। और यही नहीं, इंदौर के लोगों से, इंदौर के नगर निगम से बाकी राज्यों के लोग भी काफी कुछ सीखते हैं। एक तरफ इंदौर को सम्मान मिला, तो दूसरी ओर भोपाल में अवैध बाल गृह चलने की खबरें भी सामने आई। राजधानी भोपाल में बिना अनुमति बाल गृह का संचालन किया जा रहा था और तो और इस बाल गृह से 26 बच्चियों के गायब होने की भी बात सामने आई। ये बच्चियां गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। बालिका गृह की लिस्ट के मुताबिक बालिका गृह में 68 बच्चियां मौके पर मौजूद होना चाहिए थी, लेकिन जांच के दौरान 26 बच्चियां बालिका गृह से गायब मिली। जब संचालक से एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगे ने पूछा कि आखिर ये 26 बच्चियां कहां गायब है, तो संचालक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रियंका कानूनगे ने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और जांच में बालिका गृह में कई तरह की कमियां भी पाई गई। सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जब ब्लास्ट से दहला था हरदा, मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ब्लास्ट ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। 6 फरवरी 2024 वो दिन जो हरदा को गहरे जख्म दे गया। भोपाल से 150 किलोमीटर की दूरी पर बसे हरदा में पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई। पटाखों में हुए विस्फोट की वजह से मकानों की खिड़कियों के कांच टूट कर गिरने लगे। हर ओर अफरा तफरी का आलम था। फैक्ट्री में बारूद के स्टॉक में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। पूरा इलाका लोगों की चीख पुकार में समा गया। विस्फोट की आवाज लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक सुनाई दी। सड़कों पर मानव अंग बिखरे पड़े थे और फैक्ट्री के आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। इस घटना में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए और कई लोग लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया, जो ज्योतिषों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। संस्कृति और विज्ञान को समेटे हुए धार्मिक नगरी उज्जैन में वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, जो भारतीय पंचांग के आधार पर समय को बताती है। ये घड़ी उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के पास लगे टावर पर 85 फीट ऊंचाई पर लगी हुई है। ये घड़ी
वैदिक घड़ी तो है लेकिन पूर्णतः डिजिटल है। आपको ये भी बता दें, ये घड़ी मुहूर्त भी बताती है और ख़ास बात ये है कि इस घड़ी में 1 घंटा 48 मिनट का होता है, जिस वजह से दिन 24 घंटे का ना होकर 30 घंटे का है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये अपने तरीके की घड़ी पहली घड़ी है और इकलौती घड़ी है। 2024 में मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े ने सीबीआई और नेताओं से लेकर अधिकारियों की नींद उड़ा दी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू हुई। इस घोटाले की जांच जिन सीबीआई अधिकारियों को दी गई थी, वे ही रिश्वत लेकर कॉलेजों को क्लीन चिट देने लगे। उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने भी उन कॉलेजों को सूटेबल यानी बेहतर संस्थानों में शामिल कर दिया जिनके संचालक पहले से ही जांच एजेंसी की रिमांड पर थे। साल 2024 में मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ पर अधिकारियों ने सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ ही सीबीआई की एक नई टीम गठित की, जिसमें यह पता चला कि सीबीआई के अधिकारियों ने कॉलेज में जो जांच चल रही थी उसके लिए मोटी रकम ली थी। और इस मामले में अभी तक कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और आने वाले दिनों में पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। चुनाव में बाजी मारते हुए बीजेपी ने एमपी की पूरी 29 सीटों पर बाजी मारी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में भी कमल खिलाया और बड़ी जीत हासिल की। साल 2024 में मध्य प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर उपचुनाव हुए, विजयपुर और बुधनी। उपचुनाव में बीजेपी ने बुधनी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। बुधनी में रमाकांत भार्गव 13,901 वोटों से जीते, वहीं विजयपुर में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने विजयपुर की सीट पर पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत पर भरोसा जताया था। हालांकि उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई। भोपाल में सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस गुजरात ने मिलकर फैक्ट्री में रेड की, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस दौरान करीब 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की एमडी ड्रग्स बरामद की गई। राजधानी भोपाल पुलिस जब गहरी नींद में सो रही थी, उसी बीच गुजरात एटीएस और एनसीबी की कार्रवाई राजधानी भोपाल में देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल में करीब 6 महीनों तक एक ड्रग्स फैक्ट्री संचालित होती रही और यह फैक्ट्री खाद बनाने के नाम पर संचालित हो रही थी। और जब गुजरात एटीएस और एनसीबी ने इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। यहाँ पर ड्रग्स बनाया जा रहा था। करीब 1814 करोड़ रुपए का ड्रग्स बनाने की सामग्री एनसीबी और गुजरात एटीएस ने जब्त की थी। इस पूरे मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी होना भी अभी भी बाकी है। देश के युवाओं को बर्बाद करने का काम राजधानी भोपाल से किया जा रहा था। ड्रग्स फैक्ट्री संचालित करीब 6 महीनों तक राजधानी भोपाल में होती रही, लेकिन भोपाल पुलिस को इसकी रत्ती भर भनक तक नहीं लगी। मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम पर ले जाने के लिए मोहन सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है। 2024 में सरकार ने 6 जिलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जहां से सरकार को हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले। सीएम मोहन यादव का कहना है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश के विकास का यज्ञ है। इसमें शामिल हो रहे उद्योगपतियों और निवेशकों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को हीरे की तरह तराशेंगे। साल 2024 में कई ऐसी खबरें भी सामने आईं जिसने दिल दहला दिया। सागर से भी ऐसी ही एक खबर आई थी, जिसमें शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। छोटे बच्चों की मौत के बाद से पूरा क्षेत्र गम में डूब गया। शाहपुर में हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। सावन के महीने में मंदिर में सुबह से शिवलिंग बनाने का काम चल रहा था। शिवलिंग बनाने के लिए
8 से 14 साल के बच्चे भी पहुंचे थे। बच्चे जब शिवलिंग बना रहे थे तभी मंदिर परिसर के बगल वाली कच्ची दीवार, जो करीब 50 साल पुरानी थी, भरभरा कर गिर गई और इस दीवार के नीचे मासूम बच्चे दब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल मलबे को हटाया, लेकिन तब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी थी। दतिया में भी किले की दीवार लोगों के लिए काल बन गई। भारी बारिश की वजह से राजगढ़ किले की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में किले के आसपास बने घरों में रह रहे लोग दब गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। मलबे में कुल 9 लोग दबे हुए थे, जिनमें से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं 7 लोगों की मौत हो गई। दतिया के जिस महल की दीवार गिरी, उसका इतिहास करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। 2024 में इंदौर में पर्यटक स्थल जामगेट पर हुई एक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। यहां आर्मी अधिकारियों की महिला मित्र को बदमाशों ने बंधक बनाया था। इसके बाद सेना के अधिकारियों की जमकर पिटाई की। एक अफसर और एक युवती को बंधक बना लिया और साथी अफसर के साथ एक युवती को पैसे लाने के लिए भेजा। इंदौर में पर्यटन स्थल जामगेट पर हुई एक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। यहाँ आर्मी अधिकारियों की महिला मित्र को बदमाशों ने बंधक बनाया था। इसके बाद सेना के अधिकारियों की जमकर पिटाई की। एक अफसर और एक युवती को बंधक बना लिया और साथी अफसर के साथ एक युवती को पैसे लाने के लिए भेज दिया। बदमाशों के चंगुल से छूटकर आए अधिकारी और महिला ने अपनी आर्मी यूनिट और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश दोनों बंधकों को छोड़कर भाग निकले। जिस महिला मित्र को बंधक बनाया था, उसके साथ गैंग रेप की भी बात सामने आई थी। इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर हुई थी। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया था। 24 सितंबर को भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में एक मल्टी से 5 साल की बच्ची लापता हो गई। 3 दिन बाद उसी मल्टी से बच्ची का शव मिला। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने हत्या के बाद बच्ची के शव को घर में रखे खाली पानी की टंकी में रख दिया था। शव को छिपाने के लिए ऊपर से कपड़े और अन्य सामान भी भर दिए थे। बच्ची के लापता होने के बाद पुलिस की टीमों ने 25 सितंबर को इलाके की सभी मल्टियों में बने फ्लैट की तलाशी ली। इस दौरान करीब 1000 फ्लैट्स को सर्च किया गया। पुलिस की टीम जब आरोपी के फ्लैट पर पहुंची तो एक कमरे में ताला लगा था। आरोपी की बहन ने चाबी नहीं होने की बात कहकर पुलिस को वापस भेज दिया। पीड़ित परिवार ने भी तब आरोपी परिवार पर भरोसा जताया। यही भरोसा पुलिस की चूक रही। अगर पुलिस उसी समय गहन तलाशी करती तो बच्ची का शव बरामद हो जाता। ये मामला इतना शर्मनाक है कि आरोपी की बहन और मां ने भी इसमें उसका साथ दिया। शव से आने वाली बदबू को छिपाने के लिए कई बार फिनाइल का पोछा लगाया गया। जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस को मरा हुआ चूहा भी दिखाई दिया, लेकिन जब बदबू काबू नहीं आई तो पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगी। मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि फैक्ट्री पूरी तरह से धराशायी हो गई। धमाके के बाद 4 से 5 मकानों में दरारें भी आ गईं। ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया। जानकारी के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। प्रशासन की नाक के नीचे ही अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में प्रेस नोट जारी कर फैक्ट्री में ब्लास्ट का खंडन किया था। पुलिस का कहना था कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि स्थानीय लोग पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की बात कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई छतों पर भारी मात्रा में पटाखे के चिथड़े पड़े मिले थे। 2024 में बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता के लिए 21 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू की थी, जिसका समापन 29 नवंबर को ओरछा में हुआ। बाबा बागेश्वर ने 9 दिनों में बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा के लिए कुल 8 पड़ाव बनाए गए थे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना और जात पात का भेदभाव मिटाना था। इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ हजारों भक्त भी शामिल हुए थे। भोपाल में परिवहन विभाग के एक पूर्व कांस्टेबल ने
करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटाई। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास से सोने और चांदी का अकूत खजाना मिला। सौरभ शर्मा के दोस्त के नाम पर एक कार भी बरामद की गई, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद किया गया। छापेमारी में एक डायरी भी बरामद हुई, जिसमें आरोपी सौरभ शर्मा और उसके काले कारनामों का राज छिपा था। इस मामले में लोकायुक्त, आईटी और ईडी तीनों अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं। वहीं इस केस में कई राज्यों तक सौरभ के काले कारोबार की बात भी सामने आई थी। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की एक कार्रवाई ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा के रख दिया। दरअसल 19 दिसंबर को राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी E7 में सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, करोड़ों रुपए कैश, 2.5 क्विंटल चांदी सहित कई अन्य दस्तावेज लोकायुक्त की टीम ने जब्त किए थे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सौरभ शर्मा से जुड़े ईडी की टीम ने जुटाए। सौरभ शर्मा अग्रिम जमानत के लिए भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करता है, लेकिन भोपाल कोर्ट अग्रिम जमानत देने से सौरभ शर्मा को इनकार कर देती है। देवास में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको दहला दिया था। यहाँ एक मकान में भीषण आग लग गई और इस आग में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल घर में आधी रात में आग लग गई। इस दौरान घर के अंदर सो रहे परिवार का दम घुटने लगा। आग की वजह से गैस सिलेंडर में विस्फोट की बात सामने आई है। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। विकराल आग की वजह से पूरा परिवार मौत की आगोश में समा चुका था। मध्य प्रदेश को 2024 में ही सबसे बड़ी सौगात मिली। ये सौगात थी केन बेतवा लिंक परियोजना। 24 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर खजुराहो में इस परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना जिले की केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। और साथ ही आपको ये बता दें, इस परियोजना की लागत करीब 45,000 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 90% हिस्सा देगी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार 10% यानी कि 5-5% हिस्सा इन दोनों ही राज्य सरकारों को देना होगा।